आज फिर से आप सबका हिंदी की कक्षा में स्वागत है। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हमारी स्पीड बिलो चैनल पर पढ़ते रहिए। आप लोग कॉपी कलम लेकर ज़रूर बैठे, जिससे आपका अभ्यास अच्छे से होता रहेगा। जितनी बार आप सब लोग अभ्यास करेंगे उतना ही समझ में आएगा आप सबको, इसलिए आप लोग पढ़ते रहिए। तो सबसे पहले हम लोग मोटिवेट हो जाते हैं। मिली है ज़िंदगी तो कोई मकसद भी रखिए, मिली है ज़िंदगी तो कोई मकसद भी रखिए, सिर्फ सांसें लेकर वक्त गंवाना ही ज़िंदगी तो नहीं, सिर्फ सांसें लेकर वक्त गंवाना ही तो ज़िंदगी नहीं। तो आइए देखते हैं हम अभी क्या क्या पढ़े हैं और क्या पढ़ना है। उपसर्ग प्रत्यय हो गया है, आपको बताया गया था संस्कृत उपसर्ग 22 हैं, हिंदी उपसर्ग 10 हैं, उर्दू उपसर्ग 19 हैं। ये सब आपको बता दिया गया था और एक एक करके नोट भी करवाया गया है। अगर आप लोग नोट नहीं किए हैं तो आप लोग ज़रूर नोट कीजिए और नोट करके रखिए मत, उसे पढ़ते रहिए। नोट करके रखने से कोई फ़ायदा नहीं है, उसे देखते रहिए। तो आइए आज देखते हैं वाक्य रचना। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? वाक्य रचना। सबसे पहले उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य और विधेय में क्या अंतर है? सबसे पहले इसका डिफिनेशन देखते हैं, इसकी परिभाषा देखते हैं। उद्देश्य जिसके विषय में कुछ कहा जाता है, जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे सूचित करने वाले शब्द को उद्देश्य कहते हैं। क्या जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे सूचित करने वाले शब्द को उद्देश्य कहते हैं। और विधेय में देखिए, विधेय की परिभाषा क्या होती है? उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है, उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है, अर्थात जो उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा गया है, अथवा उद्देश्य कर्ता जो कुछ कार्य करता है, वह सब विधेय कहलाता है। जो सब कार्य करता है अर्थात कर्ता, वह सब क्या कहलाता है? विधेय कहलाता है। अब देखिए, आइए आगे देखते हैं वाक्य भेद। क्या? वाक्य भेद। वाक्य भेद कितने प्रकार के होते हैं उसकी परिभाषा देखेंगे और उसके एग्जाम्पल देखेंगे, उदाहरण। वाक्य के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। साधारण वाक्य की परिभाषा देखते हैं। जिस वाक्य में केवल एक ही उद्देश्य हो, जिस वाक्य में केवल एक ही उद्देश्य हो और एक ही उद्देश्य का अर्थ कर्ता, समापिका, क्रिया हो, वह साधारण वाक्य कहलाता है। वह क्या कहलाता है? साधारण वाक्य। जैसे बच्चा दूध पीता है, जैसे बच्चा दूध पीता है। पहला हो गया जैसे बच्चा दूध पीता है। फिर श्रेय गेंद खेलता है। इन वाक्यों में एक कर्ता और उसकी एक क्रिया है, ऐसे वाक्य साधारण वाक्य कहलाते हैं। बच्चा दूध पीता है, बच्चा दूध पीता है, इसका मतलब ये साधारण वाक्य है। इसमें कर्ता के साथ उसके विस्तारक विश्लेषण और क्रिया के साथ विस्तारक सहित कर्म एवं क्रिया विशेषण भी आ सकते हैं। तो इसमें पहला उदाहरण आपको बताया भी गया है कि बच्चा दूध पीता है, अच्छी तरह पीता है। क्या? अच्छी तरह बच्चा दूध पीता है, इसलिए साधारण वाक्य है। संयुक्त वाक्य दो अथवा दो से अधिक साधारण वाक्य जब समुच्चय बोधक से जुड़ जाते हैं तो वे साधारण वाक्य कहलाते हैं। जैसे ठंडी हवा चल रही थी इसलिए मैं ना उठ सका, ठंडी हवा चल रही थी इसलिए मैं नहीं उठ सका या ना उठ सका। और जैसे एक उदाहरण मैं आपको बता रही हूँ, मैंने तुम्हारी काफ़ी प्रतीक्षा की पर तुम समय पर ना आए, मैंने तुम्हारी काफ़ी प्रतीक्षा की पर तुम समय पर ना आए। हम कार्य करना तो चाहते थे किंतु उसे भली भांति नहीं कर पाते। तो ये क्या है? ये संयुक्त वाक्य है, एक दूसरे वाक्य से जुड़ा हुआ है, जिसे क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों में स्वतंत्र उपवाक्य इसलिए और पर, किंतु इन समुच्चय बोधक अव्ययों से जुड़े हुए होते हैं, ऐसे वाक्य संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। परिभाषा मैं आपको बता ही दी हूँ, 2 या 2 से अधिक साधारण वाक्य जब समुच्चय बोधक से जुड़ जाते हैं तो वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। इसमें संयोजन, विभाजक, विकल्प सूचक और परिणाम बोधक ये सब भी आते हैं। जैसे मैं आपको वैसे ही समझा दे रही हूँ, जब एक साधारण वाक्य दूसरे साधारण या मिश्रित वाक्य से संयोजक अथवा अव्यय द्वारा जुड़ा होता है, जैसे गीता गई और सीता आई। और विभाजक में क्या होता है? विभाजक में जब साधारण अथवा मिश्र वाक्य को परस्पर भेद या विरोध का संबंध रहता है, जैसे
वह मेहनत तो बहुत करता है पर फल नहीं मिलता। विकल्प में क्या होता है? जब दो बातों में से किसी एक को मंजूर करना होता है, जैसे या तो उसे मैं अखाड़े में पछाड़ूंगा या अखाड़े में उतरना ही छोड़ दूंगा। और परिणाम बोधक में क्या होता है? जब एक साधारण वाक्य दूसरे साधारण वाक्य से मिश्रित का परिणाम होता है, जैसे आज मुझे बहुत काम है इसलिए मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकूंगा। ये सब मैंने बस आप सबको ऐसे ही समझा दिया है। अगर आप सबको समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, तो फिर से मैं आप सबको लिख करके बता दूंगी। फिर आगे देखते हैं मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य, जब किसी वाक्य पर पूर्ण विचार प्रकट करने के लिए कई साधारण वाक्यों को मिलकर एक वाक्य की रचना करनी पड़ती है, तब ऐसे रचित वाक्य को मिश्रित वाक्य कहते हैं या मिश्रित वाक्य कहलाता है। जब किसी विषय पर पूर्ण विचार प्रकट करने के लिए कोई साधारण वाक्यों को मिलकर एक वाक्य की रचना करनी पड़ती है, तब ऐसे रचित वाक्य को ही मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि यह साइकिल मेरी है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि यह साइकिल मेरी है। एक उदाहरण और मैं आप सबको बता रही हूँ। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि यह साइकिल मेरी है। जो मेहनत करता है वह फल पाता है। मालूम होता है कि आज वर्षा होगी। मिश्रित वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य होता है और दूसरा आश्रित उपवाक्य। आश्रित उपवाक्य एक से अधिक भी हो सकते हैं और एक से कम भी हो सकते हैं। प्रथम वाक्य में मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ और मुख्य वाक्य में कि वह साइकिल मेरी है। और आश्रित उपवाक्य में जो एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहता है, जैसे मैंने आपको ये भी बताया, वह फल खाता है। जो मेहनत करता है वह फल पाता है, वह सफल होता है। ये क्या थे? आपके मुख्य उपवाक्य थे। इन वाक्यों में एक मुख्य उपवाक्य, एक अथवा अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं जो समुच्चय बोधक से जुड़े हुए होते हैं। जो किससे जुड़े हुए होते हैं? समुच्चय बोधक से जुड़े हुए होते हैं। आइए देखते हैं आगे आश्रित वाक्य की परिभाषा। जब आश्रित उपवाक्य किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम के स्थान पर आता है, जब आश्रित उपवाक्य किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम के स्थान पर आता है, तब वह संज्ञा उपवाक्य कहलाता है, संज्ञा आश्रित उपवाक्य कहलाता है। जैसे वह चाहता है कि मैं यहाँ कभी ना आऊँ। वह चाहता है कि मैं यहाँ कभी ना आऊँ। ये क्या था? ये आश्रित वाक्य के अंतर्गत आता है, संज्ञा उपवाक्य था ये। वह चाहता है कि मैं यहाँ कभी ना आऊँ। यहाँ कि मैं कभी ना आऊँ, यह संज्ञा उपवाक्य है। विश्लेषण उपवाक्य में देखते हैं इसकी परिभाषा। जो आश्रित उपवाक्य मुख्य उपवाक्य की संज्ञा शब्द अथवा सर्वनाम शब्द की विशेषता बतलाता है, वह विश्लेषण उपवाक्य कहलाता है। वह क्या कहलाता है? विश्लेषण उपवाक्य कहलाता है। जैसे जो घड़ी मेज पर रखी है वह मुझे पुस्तक स्वरूप मिली है। जो घड़ी मेज पर रखी है वह मुझे पुस्तक स्वरूप मिली है। कहने का अर्थ ये हुआ वह घड़ी, अर्थात जो घड़ी मेज पर रखी है, यह विश्लेषण उपवाक्य है। क्या है ये? विश्लेषण उपवाक्य है ये। अब क्रिया विशेषण उपवाक्य देखते हैं इसकी परिभाषा। जब आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बतलाता है, तब वह क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाता है। जब आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बतलाता है, तब वह क्रिया विश्लेषण उपवाक्य कहलाता है। जैसे जब वह मेरे पास आया तब वह सो रहा था। वह जब मेरे पास आया तब वह सो रहा था। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ जब वह मेरे पास आया, यह क्रिया विशेषण है। जब वह मेरे पास आया, ये क्या है? क्रिया विशेषण है। आगे देखते हैं तद्धति प्रत्यय कितने होते हैं? तद्धति प्रत्यय 9 होते हैं। कौन कौन से? कृतवाचक तद्धति, ऊनवाचक तद्धति, संबंधवाचक तद्धति, गणनावाचक तद्धति और सादृश्यवाचक तद्धति, भाववाचक तद्धति, गुणवाचक तद्धति और स्थानवाचक तद्धति, स्त्रीवाचक तद्धति। और कृत प्रत्यय देखते हैं कितने प्रकार के होते हैं। कृतवाचक कृदंत होते हैं, क्रमवाचक कृदंत होते हैं, करणवाचक कृदंत होते हैं, भाववाचक कृदंत होते हैं, क्रियावाचक कृदंत होते हैं और कृतवाचक कृदंत होते हैं। कृत प्रत्यय कितने होते हैं?
6 होते हैं, जो मैं आपको 6 बता चुकी हूँ। आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। बनावट के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं? बनावट के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। आगत शब्द किससे संबंधित है? विदेशी शब्द से, जो मैं आप सबको पीछे पढ़ा चुकी हूँ। अगर आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग सबसे पहले जाइए और पिछला वीडियो देख लीजिए, फिर आगे इसे देखिए। शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं? शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। रचना के आधार पर रूढ़ शब्द नहीं है। रचना के आधार पर रूढ़ शब्द नहीं है। विज्ञान क्या है? रूढ़ शब्द नहीं है। स्वरयुक्त व्यंजन है। स्वरयुक्त व्यंजन कौन से हैं? अक्षर होते हैं। निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ड समूह को क्या कहते हैं? निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ड समूह को क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? इसे शब्द कहते हैं। इसे शब्द कहते हैं। शब्द के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। शब्द के 8 भेद होते हैं। किताब घर कैसा शब्द है? ये एक संकर शब्द है। कैसा शब्द है? संकर शब्द। तहसीलदार कैसा शब्द है? संकर शब्द ये भी है। खन खन कैसा शब्द है? ध्वन्यात्मक शब्द है ये। रिक्शा संबंधित है, किससे संबंधित है? जापानी भाषा से है। बेगम, दरोगा व चाकू किससे संबंधित है? तुर्की से है। हिमालय कैसा शब्द है? यौगिक शब्द है। पीताम्बर, पंचानन व रावण कैसा शब्द है? ये समास रूढ़ है। ये सब आपको अभी विस्तार से बताया जाएगा। अत्यंत निर्वाह में क्रमशः कौन कौन सा उपसर्ग निहित है? जैसे अति है और निर है। अध्यक्ष 29 में क्रमशः कौन सा उपसर्ग निहित है? अधि और उन। 29 और अधि यक्ष अध्यक्ष। उपसर्गों की संख्या कितनी होती है? उपसर्गों की संख्या 3 होती है। संस्कृत उपसर्ग कितने होते हैं? 22 होते हैं, जो मैं आप सबको पीछे बताई हूँ। हिंदी उपसर्ग कितने होते हैं? 10 होते हैं, ये भी आप सबको बताया गया है। अनु उपसर्ग का अर्थ है बाद में या पीछे, साथ, ये भी बताया गया है आप सबको। सु उपसर्ग का अर्थ है अच्छा, सुंदर, सहज, ये भी बताया गया है। वह संबंधित है उर्दू उपसर्ग से है। अध उपसर्ग संबंधित है हिंदी उपसर्ग से है। अध। लुटेरा ठकुराइन में क्रमशः प्रत्यय है। लुटेरा ए रा, लुटेरा। ठकुराइन आइन, इसमें प्रत्यय क्या है? एरा और आइन। जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगते हैं, जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगते हैं वे क्या कहलाते हैं? वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जिस प्रत्यय से बने शब्दों से कर्ता को बोध हो वे क्या कहलाते हैं? कृतवाचक कृदंत कहलाते हैं। जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के अंत में लगकर उन्हें नए शब्द बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। अगला देखिए, जिससे समता का बोध हो, जिससे किसका बोध हो? समता का बोध हो, वे क्या कहलाते हैं? वो सादृश्यवाचक तद्धित कहलाते हैं। वे क्या कहलाते हैं? सादृश्यवाचक तद्धित कहलाते हैं। उपसर्ग के अन्य नाम क्या क्या हैं? जैसे आदि प्रत्यय, व्युत्पत्ति मूलक प्रत्यय, रचनात्मक प्रत्यय, ये ता है प्रत्यय। आगे देखिए, उर्दू उपसर्ग कितने होते हैं? उर्दू उपसर्ग आपको बताया गया था 19 होते हैं। समानता शब्द के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। भाषा शब्द की कैसी इकाई है? स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई है भाषा। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया शब्द है, विकारी शब्द हैं। जो, जब, जबकि, इसलिए, पर, और तथा शब्द हैं। जो, जब, जबकि, इसलिए, पर, और तथा शब्द हैं। कौन से हैं? संयोजक शब्द हैं ये। अर्थानुसार वाक्य हैं। अर्थानुसार वाक्य के 8 भेद हैं। वाक्य के प्रमुख खंड हैं। वाक्य के प्रमुख 2 खंड हैं। वाक्य के प्रमुख कितने खंड हैं? 2 खंड हैं। तो आप सबको शब्द रचना, उपसर्ग, अर्थ, वाक्य रचना, अक्षर किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं, रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, यौगिक शब्द किसे कहते हैं, योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, समास रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, तत्सम शब्द किसे कहते हैं, तद्भव शब्द किसे कहते हैं, आगत या विदेशी शब्द किसे कहते हैं, देशी शब्द किसे कहते हैं, संकर शब्द किसे कहते हैं, विकारी और अविकारी भी आप सबको बताया गया है। उसके बाद उपसर्ग बताया गया, फिर उपसर्ग और शब्द बताया गया है। देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए आप लोग। जहाँ भी समझ में नहीं आएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए
और बताइए, हमें यहाँ नहीं समझ में आ रहा है। आप सबको फिर से बताया जाएगा। फिर शब्द भेद बताया गया, सार्थक निरर्थक, रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर रूढ़ यौगिक योग रूढ़, उत्पत्ति के आधार पर तत्सम तद्भव विदेशी शंकर, अर्थ के आधार पर एकार्थी अनेकार्थी पर्यायवाची विपरार्थी, उपसर्ग उपसर्ग से उपसर्ग के योग, प्रत्यय के योग, उपसर्ग व प्रत्यय दोनों के योग, शब्दों के योग। फिर आगे देखिए, विकार के आधार पर विकारी शब्द आविकारी, जिसके अंतर्गत संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण संबंध बोधक समुच्चय बोधक और विस्मय आदि बोधक। प्रयोग उपसर्ग और शब्द, जैसे सदाचार सतधन आचार, दुराचार दुर्धन आचार दुराचार, अध्यक्ष अधिधन अध्यक्ष हो गया। सब आपको प्रयोग उपसर्ग और शब्द में बताया गया है। अगर आप लोग कॉपी में नहीं लिखे हैं तो ध्यान से इस वीडियो को देख लीजिए और कॉपी में लिख लीजिए। जहाँ भी समझ में नहीं आए आपको, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। देखिए, जैसे अभी है अभिमुख हो गया, अति है अत्यधिक हो गया, फिर अति है अत्याचार हो गया, अभियान हो गया, दू से दुबला हो गया, फिर आ से अधर्म हो गया, नी से निकम्मा हो गया। फिर आगे देखिए, देखते जाइए आगे, जैसे हर से हर एक हो गया, अति से अतियुक्त हो गया, दूर से दुर्गम हो गया, उप से उपद्रव हो गया। ये आपके उपसर्ग और प्रत्यय थे। उपसर्ग और कुछ प्रमुख शब्द हैं, जैसे अनु हो गया, उप हो गया, निह परा, प्रति, खुश, ना, हम, बे, नेक और प्र, निर, अभी, प्रति, उप और अल और खुश। फिर गैर, बद, परी, दुस और कु। फिर उपसर्ग के कार शब्द के अर्थ पर कोई अंतर नहीं ला पाते हैं, शब्द के मूल अर्थ को उल्टा कर देते हैं, शब्द के मूल अर्थ में एक नवीन विशेषता ला देते हैं। उपसर्गों की संख्या 22 होती हैं, जो आपको बताया गया है, देख लीजिए। फिर हिंदी उपसर्ग 10 होते हैं, उर्दू उपसर्ग 19 होते हैं। फिर आपका आ गया शब्द और प्रत्यय, जैसे बतंगड़, अंगड़ हो गया, भनक, अक हो गया, झंझट, टा हो गया, गमनीय, ई, यह गमनीय हो गया, मिठाई, ई बड़ी की मात्रा लगा है तो बाद में आपका ई आया है, इसलिए मिठाई ई हो जाएगा बड़ी। ये सब आपका शब्द और प्रत्यय है, जैसे ठकुराइन, आइन, लुटेरा, एरा, सुनहरा, हरा, लघुत्तर हो जाएगा, बोली, ई की मात्रा लगा है। ये सब भी अभी वही चल रहा है, सब वही है। फिर आगे देखिए, अर्थ के अनुसार विशेष प्रकार के वाक्य हैं, जो आप सबको परिभाषा सहित बता दिया गया है। एक बार आप लोग ध्यान से देख लीजिए, बिल्कुल ध्यान से देखिए, ध्यान से देखते रहिए। वाक्य रचना है, वाक्य भेद है, साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य और उदाहरण है। आश्रित वाक्य के अंतर्गत संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य, फिर उसकी परिभाषा है और आपको फिर क्वेश्चन बताया गया है। इसी तरह आप लोग पढ़ते रहिए। आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें आप सबको अभ्यास करवाया जाएगा। जो भी पढ़ाया गया है उसे अभ्यास करवाया जाएगा कि आपको कितना समझ में आया, कितना नहीं आया है। और आप लोग हमेशा मोटिवेट रहिए। कहते हैं, जीत के खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। ये आसमां भी आएगा जमी पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।